हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं नाउन के ऊपर। हमारे 2 क्लास नाउन के ऊपर हो चुके हैं प्रैक्टिस के ऊपर, और आज लास्ट क्लास होगा नाउन के प्रैक्टिस के ऊपर। आज खत्म हो जाएगा नाउन, और कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन का नया लेक्चर। ठीक है, नाउन पढ़ते पढ़ते आप भी थक गए होंगे, पर क्या कर सकते हैं, ये नाउन का प्रैक्टिस का लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रिवीजन करके नहीं आया तो फिर से कहूँगा कि आप क्वेश्चन मत देखिए, आप पहले जाइए रिवीजन करके आइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है प्रिया प्रिया bought many पेंसिल्स, ये पार्ट ए है। फिर उसके बाद एंड आइसक्रीम, ये पार्ट एंड आइसक्रीम। सो एज टू, ये पार्ट बी है। सप्लीमेंट द ट्रिप ऑफ हर कैन, ये पार्ट सी है। और नो इरर, पार्ट डी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। जब किसी नाउन के ऊपर, पहला रूल में, पहले इसके ऊपर जो रूल लगा हुआ है पहले मैं उसको समझा दे रहा हूँ। जब कभी नाउन के आगे कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाया जाता है, जब कभी भी किसी दो नाउन के आगे एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। जब कभी कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसी दो नाउन के आगे लगाया जाता है और उन दोनों नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दोनों ही नाउन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने लिखा मेनी बसेस एंड बाइक्स, तो ये जो मेनी आया हुआ है ये बस के लिए भी आया हुआ है और बाइक के लिए भी आया हुआ है। मैंने क्या रूल बताया, जब कोई दो नाउन आपस में एंड के माध्यम से जुड़े हों, और उनके आगे कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए, तो वो एडजेक्टिव इन दोनों ही नाउन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगर ये एडजेक्टिव किसी दो नाउन के आगे लगा हुआ है और वो दोनों नाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये एडजेक्टिव दोनों ही नाउन के बारे में डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें ऐसा दिखाना है कि कई बस और एक बाइक, तो हमें बाइक के आगे एक अलग से एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, एंड अ बाइक लिखना पड़ेगा। अगर हमें अलग अलग एडजेक्टिव यूज करना तो हमें लिखना पड़ेगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप और नहीं लिखे हैं तो ये मान लिया जाता है कि यही मेनी इन दोनों को डिफाइन कर रहा है, और यही मेनी इन दोनों नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे बाइक लिखे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये फ्रेज गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये मेनी इसको और इसको दोनों को डिफाइन कर रहा है। तो मेनी के साथ जो भी नाउन होता है वो प्लूरल होता है, क्योंकि मेनी उसी को कहेंगे ना कि कई सारे बस, कई सारे में एक से ज़्यादा आ गया, एक आता तो आप एक बस कहते, लेकिन कई सारे बस हैं। और बाइक, तो बाइक क्या हो जाएगा? बाइक्स हो जाएगा। अगर हमें एक ही बाइक दिखाना होता तो हमें आगे इसके और बाइक लगाना पड़ता। तो अब ये रूल यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे देखिए, प्रिया बॉट मेनी पेंसिल्स, और एंड के माध्यम से आइसक्रीम जुड़ा हुआ है। ये दो नाउन पेंसिल और आइसक्रीम किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? एंड के माध्यम से। और ये मेनी इन दोनों के आगे आया हुआ है। इस सेकंड वाले नाउन के आगे कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया, तो मान लेंगे कि यही मेनी पेंसिल को भी डिफाइन करेगा और आइसक्रीम को भी डिफाइन करेगा। तो जब मेनी किसी नाउन के आगे आता है तो उसको क्या कहते हैं? उस नाउन को क्या बनाते हैं? प्लूरल।
तो यहाँ पे तो पेंसिल का पेंसिल्स बना हुआ है, सही है, पर क्या यहाँ पे आइसक्रीम का आइसक्रीम्स बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। और एग्जामिनर ने जानबूझ के यहाँ पे सेंटेंस को ब्लॉक किया है, सेंटेंस को यहाँ से डिवाइड किया ताकि यहाँ पे लोग पॉज लेके पढ़ें और गलती हो जाए। अगर आप एक फ्लो में पढ़ेंगे प्रिया बॉट मेनी पेंसिल्स एंड आइसक्रीम्स, अपने आप मुंह से निकलेगा पढ़ते पढ़ते, जब आप फ्लो में रहेंगे तो ये आइसक्रीम्स होगा। अगर हमें एक ही आइसक्रीम दिखाना होता तो भी इसी पार्ट में गलती है। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर हो सकता है प्रिया ने एक ही आइसक्रीम खरीदी हो, तो हमें दिखाना होगा कि एक ही आइसक्रीम खरीदी है, तो हमें या तो अ यूज करें और या तो इसका एस बनाएं, दोनों में से कोई काम के लिए आप सही हो जाओ। लेकिन गलती तो इन्हीं दोनों इसी सेंटेंस में ना है, इसी पार्ट में ना है, तो हमारा किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में। किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में। समझ में आई ये रूल? अब आपको ये अपने लैंग्वेज में लिखना है। जब कोई एडजेक्टिव किसी दो नाउन के साथ आता है और वो दोनों नाउन आपस में एंड के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो यही एडजेक्टिव सबके साथ माना जाता है कि ये एडजेक्टिव दोनों नाउन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि लंबी क्लास हो जा रही है। बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर बहुत लंबी क्लास आप एक घंटे की डाल दे रहे हैं। तो यार पता नहीं क्यों, पहले तो एक घंटे के नाम से डर रहे हैं लोग। आप स्कूल जाते थे तो वहाँ पे तो 7-7 घंटे बैठने पड़ते थे। तो आप इस लॉकडाउन में जहाँ आपको कोई काम नहीं है, वहाँ पे अगर जो आप 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है सर। लेकिन फ़िलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, सक्सेस इज मनी मेकिंग, ये पार्ट ए है। और दूसरा इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया, ये है पार्ट बी। दूसरा ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, ये पार्ट सी था। और नो एरर पार्ट डी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। आप एक बात बताइए, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे सक्सेस इज मनी मेकिंग, इज नॉट ऑलवेज अ आया, और क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जो दिखाता है कि एक तो मैंने बताया है ये एक रूल कि जब कोई किसी सेंटेंस में किसी नाउन के आगे आया हुआ एडजेक्टिव नॉट मोर देन वन हो, मतलब कि सिंगुलर हो, जैसा कि ये है ए मिस एक, तो फिर वो नाउन जो इसके साथ यूज किया जा रहा है वो नाउन भी किस में होना चाहिए? सिंगुलर में होना चाहिए। तो ये बताइए, इस सेंटेंस में सक्सेस इज मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल में कि क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है। क्राइटेरिया एक प्लूरल नाउन है। इसका सिंगुलर क्या होता है? क्राइटेरियन। क्या होता है? क्राइटेरियन। इस आई ए के जगह ओ एन होगा, इस ए की जगह ओ एन होगा। क्या होगा? इस ए की जगह ओ एन होगा। तो सही क्या हो जाएगा? अगर इसके जगह हम ये लिख दें क्राइटेरियन, तो ये सेंटेंस इसकी वजह से सही हो जाएगा। क्यों ये गलत था? क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, और ये कहाँ है? ये क्या है? सिंगुलर एडजेक्टिव है। तो सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन नहीं आ सकता है, कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन इसका क्या होता है? क्राइटेरियन। दूसरी चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लूरल एडजेक्टिव, फिर आप इस बात से कंफ्यूज कर जाएंगे कि यार सर ने बताया था कि कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता नहीं है। जब मैं प्लूरल एडजेक्टिव बोलूँ तो इसका मतलब होगा कि मोर देन वन, प्लूरल नहीं, मतलब कि एक टू क्या हो गया? मोर देन वन। तो उसी को हम लोग सिंपल भाषा में मोर देन वन लिखने से अच्छा है कि हम प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, तो टू आया तो मोर देन वन हो गया, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो इसके टू होते ही ये क्राइटेरिया सही हो जाता। पर हम लोग एडजेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते, नाउन को ही चेंज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, देयर आर ओनली, ये पार्ट अ है, सॉरी पार्ट ए है, सॉरी अ फ्यू ग्रे हेयर, ये पार्ट बी है, स्लैश, और ऑन हर हेड ये पार्ट सी है, और नो एरर पार्ट डी है, ठीक है। ये है एक सेंटेंस। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है देयर आर ओनली अ फ्यू ग्रे हेयर ऑन हर हेड एंड एरर, पार्ट डी क्या है, एरर, नो एरर। अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, मैंने आपको हेयर वाले रूल में बताया था कि अगर हम लोग हेयर को एक सामूहिक रूप पे लें कि हिज हेयर इज ब्लैक, तो हम लोग हेयर को सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं क्योंकि उसको अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, हम उसे अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। जब हम हेयर को अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं तब उसको सिंगुलर लेके चलते हैं, मतलब कि उसको गिनने का प्रयास नहीं किया जा रहा है सेंटेंस में। ऐसा जब ये दिखे कि हिज हेयर इज ब्लैक, मतलब कि उसके बाल काले हैं, बस ये बोला गया है, बाल को गिनने का प्रयास नहीं किया गया। पर जब उसे हम काउंटेबल बनाते हैं या फिर उसको प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो हेयर प्लूरल के रूप में काम करना शुरू कर देता है और वो हेयर की जगह हेयर्स हो जाता है। जैसे देयर आर 20 वाइट हेयर्स होगा, ना कि हेयर होगा। देयर आर 20 वाइट हेयर नहीं होगा। ये सेंटेंस देयर आर 20 वाइट हेयर्स। अब ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे आपने बाल को गिनने का प्रयास किया है कि 20 सफ़ेद बाल, आपने यहाँ पे बाल को गिनने का प्रयास किया है कि 20 सफ़ेद बाल। तो इस बाल को गिनने के प्रयास करते ही आपने हेयर को क्या बना दिया, काउंटेबल नाउन। तो इसकी वजह से ये हेयर क्या किस में चेंज हो जाएगा, हेयर्स में। किस में चेंज हो जाएगा, हेयर्स में, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अभी इस सेंटेंस में भी यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस सेंटेंस में देयर आर ओनली अ फ्यू ग्रे हेयर ऑन हर हेड। इसका मतलब कि सारे के सारे बाल सफ़ेद या काले नहीं हैं, बल्कि कुछ बाल उसमें भूरे हैं। तो उस कुछ बाल को इसने क्या किया, गिनने का प्रयास किया। अब गिनने का प्रयास किसकी वजह से किया, ये हमें कैसे पता चला। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, छोटी सी बात समझा रहा हूँ। एडजेक्टिव, एक वर्ड होता है फ्यू और एक वर्ड होता है लिटिल। एक वर्ड होता है फ्यू, एक वर्ड होता है लिटिल। ध्यान से समझिएगा, फ्यू जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, फ्यू जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे यूज होता है। ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। लिटिल क्या है, लिटिल जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैं अभी एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। ये किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये भी गिनती का काम करता है, ठीक है। ये भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। कैसा न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ये क्या दिखाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव किसके साथ आगे यूज होते हैं, किसी भी काउंटेबल नाउन के आगे न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होता है। क्यों, क्योंकि आप काउंटेबल नाउन को ही तो गिन सकते हैं, उसी का तो नंबर दिखा सकते हैं, तो उसी का आगे न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होगा। तो फ्यू क्या है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये किसके साथ है, आगे यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल क्या है, लिटिल देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन का आप नंबर नहीं दिखाते, बल्कि उसकी क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी, कि 1 लीटर 2 लीटर 1 किलो 2 किलो, आप ये दिखाते हैं, ठीक है। आप जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका नंबर नहीं दिखा सकते, मतलब कि उसके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते।
बल्कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हम लोग उसका नंबर नहीं दिखा सकते। तो इसकी वजह से हम लोग और अनकाउंटेबल नाउन का क्या दिखा सकते हैं? क्वांटिटी दिखा सकते हैं। तो लिटिल क्या होता है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। समझ में आया कि फ्यू न्यूमरल एडजेक्टिव क्यों होता है और लिटिल क्वांटिटिव एडजेक्टिव क्यों होता है? एक बार और समझ लीजिए। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है क्योंकि इसका हम गिनती कर सकते हैं। गिनने का मतलब है कि हम उसका नंबर दिखा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव। लिटिल किसके साथ होता है? नॉन काउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते, अर्थात उसका नंबर नहीं दिखा सकते। जब नंबर नहीं दिखा सकते तो कुछ तो होना चाहिए उसको दिखाने के लिए, तो हम उसकी क्वांटिटी दिखाते हैं, 1 किलो, 1 लीटर, 1-2 लीटर। तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी दिखाते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज होता है। तो ये कैसा एडजेक्टिव होगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, काउंटेबल नाउन के साथ आगे यूज होता है। जैसे कि मैंने बोला देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब एक बात कही, क्या इस बॉय को गिना जा सकता है? क्या इस बॉय को, जो मैंने बॉय लिखा है, इस बॉय को गिना जा सकता है? ऑफ कोर्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बॉयज़ को गिना जा सकता है। इसीलिए मैंने इसके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव लगाया फ्यू। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे देखिए, वाटर को अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, बस की क्वांटिटी दिखा सकते हैं कि 1 लीटर, 2 लीटर। तो इसके आगे मैंने क्या यूज किया है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। वो कौन सा एडजेक्टिव है? लिटिल। ठीक है, समझ में आया? तो ये फ्यू और लिटिल में अंतर थे, और इस पे, इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना। आपको जो मैं समझाना था वो ये था कि फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, अब आप अगर जो अवेयर्ड बच्चे होंगे तो आप इसको इसी तरह, मतलब कि अपने लैंग्वेज में इन दोनों को ऐसे लिख लेंगे। ऐसा इस नहीं होगा, आप ये मत समझिए कि एडजेक्टिव में जाके फिर तो पढ़ना ही है यार। आप जब नाउन में पढ़ लिए, बार एडजेक्टिव में पढ़ोगे तो बार बार रिवीजन होने की वजह से वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि मैं औरों की तरह आपको जैसे कि नाउन पढ़ा रहा हूँ तो बस नाउन नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें जो चीज़ें अगर जो यूज हो रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँगा। मैंने आपको आर्टिकल भी समझाया है नाउन में थोड़ा सा, न्यूमरल एडजेक्टिव भी समझाया थोड़ा सा, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी समझाया थोड़ा सा, पॉजिटिव प्रोनाउन भी समझाया थोड़ा सा। सब चीज़ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, मेनी मच भी हमने पढ़ा थोड़ा सा। तो इसी तरह मैं आपको पढ़ाते चलूँगा। आप लोग अवेयर है अपनी लैंग्वेज में, उसको लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा, अब यहीं पे ध्यान देखिए, क्या है, जो ये हेयर है, इस हेयर के साथ अ फ्यू यूज हुआ है। इस हेयर के साथ अ फ्यू यूज हुआ है। और अ फ्यू किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल नाउन के साथ। मतलब कि काउंटेबल नाउन, हेयर को काउंट करने का प्रयास किया गया। इस हेयर को काउंट करने का प्रयास किया गया। जब हेयर को काउंट करने का प्रयास किया जाता है तो मैंने रूल क्या बनाया? हेयर का प्लूरल क्या हो जाता है? हेयर्स। तो किस पार्ट में गलती है? गलती है बी पार्ट में। ठीक है, गलती है बी पार्ट में। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग केस पे, अभी तक हम लोग, आपने देखा होगा कि केस पे हम लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो अब हम लोग केस पे करेंगे। यूज ऑफ नाउन पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिया। यूज ऑफ नाउन पे क्वेश्चन कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल वो भी कर लिया। लेकिन हम लोगों ने अभी तक केस पे क्वेश्चन नहीं किया। तो अब हम लोग केस पे क्वेश्चन देखेंगे। किस पे देखेंगे? केस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ही इन्फॉर्म्ड मी that he had gone to, ये है ए पार्ट, ये है
बी पार्ट, टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, ये है पार्ट सी, ठीक है। एंड स्टेट देयर ऑल नाइट, ये है पार्ट डी। देखिए, जब आपको 5 ऑप्शन दिखे तो वो हमेशा बैंक का पेपर होता है। तो ये एक बैंक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नो एरर, ई, ठीक है, ई। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती है, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। ये आपके ठीक रटा रटाए क्वेश्चन पे है, रटे रटाए रूल पे है। रटा रटाए रूल क्या था, मैंने बताया था कि जब कोई फ्रेज वन ऑफ के साथ जुड़कर आता है, जब कोई फ्रेज वन ऑफ के साथ जुड़कर आता है तो हम वहाँ पे पोजीशन के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। जब कोई फ्रेज वन ऑफ के साथ जुड़कर आता है तो उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में गलती कहाँ पे है, पार्ट सी में। इस सेंटेंस में गलती कहाँ पे है, पार्ट सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिल्डिंग्स, ये तो द बिल्डिंग्स एपोस्ट्रोफी एस है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते, जैसे हम लोग लिखते आ रहे थे वैसे ही लिख लिए, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड ये है पार्ट सी एंड रिजल्ट इनटू many persons death, ये पार्ट डी है और नो एरर पार्ट ई है, ठीक है। ये भी एक बैंक आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, वर्ड पावर से भी रिलेटेड। और तो पहले तो गलती कहाँ है ये देख लेते हैं, फिर से आप इसको वीडियो पॉज करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल देखिए, मैंने बताया था कि जब भी हम लोग किसी लिविंग नाउन का अधिकार किसी पे दिखाते हैं, जब हम किसी लिविंग नाउन का अधिकार किसी पे दिखाते हैं तब हम लोग पोजीशन के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। पर अगर जो हमें नॉन लिविंग नाउन का अधिकार किसी पे दिखाना है तो हम लोग वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज न करके हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, क्या बिल्डिंग एक नॉन लिविंग नाउन है? तो इसका पोजीशन दिखाने के लिए हमें ऑफ का यूज करना होगा, जबकि इसने क्या यूज किया? एपोस्ट्रोफी एस का। तो इसमें गलती कहाँ है? पार्ट ए में। जबकि इसका सही क्या होना चाहिए था? पार्ट ए, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, ये सही होता, ठीक है, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए दूसरी चीज़, जब आप इसे पढ़ेंगे, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन। अब देखिए, फॉल डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फॉल डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है। फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू भी एक फ्रेजल वर्ब है, पहली बात ये कि इनटू एक में होता है, ये आप लोगों में नहीं आएगा, पर ये याद रखिएगा, इनटू और कैन नॉट आपस में एक ही साथ जुड़ लिखे होते हैं। रिजल्ट इनटू, ये रिजल्ट इनटू भी एक फ्रेजल वर्ब है।
अब आपका होमवर्क ये है कि फॉल डाउन का मीनिंग और रिजल्ट इनटू का मीनिंग आप लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे, और ढूंढ के जब आप क्या ऑक्सफोर्ड में क्या करेंगे, रिजल्ट डाल देंगे। ठीक है, जैसे रिजल्ट आएगा उसमें एक जगह लिख के आएगा वर्ब, रिजल्ट वर्ब पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे तो फ्रेजल वर्ब दिया होता है, और उसके ऊपर जो इडियम बन सकते थे वो भी देता हो, तो उसी फ्रेजल वर्ब में कहीं आपको रिजल्ट इनटू दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विजिटेड। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस। ये पार्ट ए है, हाउस ये पार्ट बी है, ट्वाइस बट फाउंड ये पार्ट सी है, बट फाउंड द कपल absent ये पार्ट डी है, और नो एरर पार्टी है। ठीक है, नो एरर पार्टी है। ये भी आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्लोजली रिलेटेड और अच्छे से समझ में आएगा, देखिए पहले तो आप अगर जो मैंने बार बार बोला कि अगर जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और इंग्लिश का सेंस नहीं निकाल पा रहे हो, अगर उसकी मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कठिनाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस। अब अगर जो आप इसी सेंटेंस तक रुक जाएंगे ट्वाइस, ठीक है, आप यहीं तक रुक जाएंगे, आई विजिटेड जॉन एंड मैरिज हाउस ट्वाइस, बस यहीं तक रुकिए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो घर है ये जॉन और मैरी दोनों का है कि अलग अलग घर है। हो सकता है मैं पहले जॉन के घर गया हूँ, फिर मैरी के घर गया हूँ, दोनों ना मिले हों, फिर ऐसा हुआ हो कि मैं फिर एक दिन और जॉन के घर गया हूँ, फिर अगले दिन मैं मैरी के घर गया हूँ, और फिर दोनों ना मिले हों, ये भी तो हो सकता है। तो अगर जो ट्वाइस तक लिखा होता, तो इस सेंटेंस में कहीं नहीं शो किया है कि जॉन और मैरी दोनों का घर एक ही है, या फिर ये भी नहीं शो किया है कि जॉन का घर अलग है और मैरी का घर अलग है। यहाँ तक इस सेंटेंस में नहीं शो किया हुआ है। तो इस सेंटेंस अगर जो यहीं तक रहता तो ये दोनों एपिस्ट्रॉफी भी सही थे, और अगर जो बस एक एपिस्ट्रॉफी लगाता तो भी सही था। क्यों? क्योंकि तभी आपके दिमाग के ऊपर हो जाता। अगर जो ट्वाइस तक लिखा होता, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बस ट्वाइस तक, अगर ट्वाइस तक लिखा होता तो आप अगर जो दोनों एपिस्ट्रॉफी एस लगाते तो इसका मतलब हो जाता कि दोनों के घर गए थे, अलग अलग दोनों का घर है और आप दोनों के घर पे गए थे। अगर आप एक पे लगाते मैरिज पे तो इसका मतलब होता कि दोनों का घर एक ही है और आप 2 बार उनके घर जा चुके हैं। ठीक है, अगर ट्वाइस तक लिखा होता तो। लेकिन एग्जामिनर को भी दिखाना था, एग्जामिनर को भी पता लगाना था कि आपको रूल पता है कि नहीं, तो उसने आगे क्या लिखा, बट फाउंड द कपल। अब इस द कपल को जैसे ही आप द कपल पढ़े तो इसका मतलब है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों जोड़े हैं। जब दोनों की शादी हो गई है तो मतलब कि इस हाउस पर अधिकार इन दोनों का एक बराबर है। तो अब ये घर इन दोनों का है, जॉन और मैरी दोनों का है। ध्यान से समझिएगा मैं जो समझा रहा हूँ। इस कपल को लिखते ही एग्जामिनर ने दिखा दिया, इस कपल को लिख के कि जॉन और मैरी आपस में शादीशुदा हैं और इन दोनों का घर एक ही है, हाउस। अब बताइए कि एपिस्ट्रॉफी एस कहाँ यूज होगा। एग्जामिनर अब ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, जब ये पता चल गया, इस सेंटेंस को पढ़ के हमें ये सेंस निकल गया ये हाउस इन दोनों का है, तो एपिस्ट्रॉफी एस कहाँ यूज होगा? दोनों पे नहीं यूज होके लास्ट वाले नाउन में यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, मतलब कि इस हाउस पे इन दोनों का एक समान अधिकार है। दूसरी चीज कभी कभी बिना लिखे ही समझ में आ जाता है कि दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। जैसे कि द मिल्टन्स एंड कबीर्स लिखा था पोयम,
द मिल्टन्स एंड कबीर्स पोयम लिखा था, तो वहाँ पे पहले से ऑब्वियस सी बात है कि कबीर ने जो पोयम लिखा वो मिल्टन का लिखा है नहीं, और जो मिल्टन ने लिखा वो कबीर का लिखा नहीं है, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों अलग अलग हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने दोनों पे लगाया था। पर यहाँ पे इस सेंटेंस में पढ़ते ही हमें आगे पता चल गया, दी कपल ने हमें हिंट दे दिया कि इन दोनों का घर एक ही है, मतलब दोनों शादीशुदा हैं और इन दोनों का घर एक ही है, हाउस। तो इस हाउस पे इन दोनों का घर है, अधिकार है, तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगेगा, इस वाले पे। अगर दोनों का अलग अलग घर दिखाते तो इस पे और इस पे दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते। ठीक है, ये समझाना था, बहुत अच्छे से आपको समझाऊं, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये इस पार्ट में सॉरी कहाँ गलती थी, पार्ट बी में। कहाँ गलती थी, पार्ट बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी तक तो हमने देखा कि एपोस्ट्रोफी एस का कहीं गलत यूज किया हुआ है, कहीं पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है एपोस्ट्रोफी एस का यूज ही नहीं करता है, और उस सेंटेंस का अगर जो आप सेंस नहीं निकालेंगे तो वो आपको कभी नहीं आएगा, आप गलत कर बैठेंगे। जैसे इससे पढ़िएगा, ही डिड नॉट, और केस में सबसे ज़्यादा गलती इसी टाइप के क्वेश्चन में होती है। ही डिड नॉट अप्रूव, he did not approve, ये पार्ट ए है। he did not approve of his son raising, stupid question, and thereby, ये पार्ट बी है, and thereby ये पार्ट सी है, thereby vexing the teacher, ये पार्ट डी है, और नो एरर पार्टी है। ठीक है, नो एरर क्या है, पार्टी है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आपको सेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। रूल तो मैंने बता रखा है, मीनिंग आपको निकालना है। ही डिड नॉट, अब मैं इस सेंटेंस का सेंस निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ही डिड नॉट अप्रूव, उसने अप्रूव मीन्स होता है किसी को, आप जब मान लीजिए जैसे आप किसी को अप्रूव करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाँ वो सही है। ठीक है, प्रूव में एक सफिक्स जोड़ा गया है एपी। ठीक है, एप एक सफिक्स जोड़ा गया प्रूव में और बनाया गया अप्रूव, मतलब कि सहमति जता देना। ठीक है, या फिर उसको सही ठहराना। तो ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, उसने अपने लड़के के, अब अगर जो सेंस अगर निकाला जाए तो क्या होगा, अपने लड़का उठने, यहाँ पे रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, ये देखिएगा, ही डिड नॉट अप्रूव, उसने अप्रूव नहीं किया किसको, ऑफ हिज, अपने बेटे के स्टूपिड क्वेश्चन को उठाने को, अब एक बात है, इस स्टूपिड क्वेश्चन का उठाने पर अधिकार किसका है। इस जो स्टूपिड क्वेश्चन को जो उठाया जा रहा है, रेजिंग मिस होता है किसी को उठाना, रेजिंग मिस होता है जैसे आप बोलते हैं ना रेज योर वॉइस, मतलब अपनी आवाज़ उठाओ। ठीक है, या फिर आवाज़ मतलब जब आप कहते हो रेज योर वॉइस का मतलब होता है कि अपनी आवाज़ उठाओ, जैसे आपके प्रति अत्याचार और आप शांत हो तो उसी पे यूज किया जाता है कि रेज योर वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, किसके स्टूपिड क्वेश्चन उठाने के, अपने बेटे के। तो इस बेटे का अधिकार रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन पे है, सन का अधिकार इस रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन पे है क्यों, कौन उठा रहा है, सन उठा रहा है, तो क्या इसका अधिकार इस पे दिखाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में अभी तक जो है कहीं भी सन का अधिकार इस पे नहीं दिखाया गया। तो जब हमें इसका अधिकार दिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। अब ये सेंटेंस सही हो गया, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स,
अपने लड़के के, अब अपने लड़के का आ गया। और पहले क्या, बिना विदाउट एपिस्ट्रॉफी एस अगर जो मीनिंग निकालते तो क्या होता, उसने सहमति नहीं जताई अपने लड़के उठने के का जो ये हिंदी में होता है कारक, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कारक, का के, ये की, ये सब जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। अगर आप ये भी एक तरीके से इंग्लिश का कारक है, ठीक है। अगर एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लिखाते तो आप के नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इस बेटे का अधिकार इस पे क्वेश्चन पे है ही नहीं, इस सेंटेंस में दिखाया ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन गलत उठ रहे हैं उस पे बेटे का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि इस अभी तक के सेंटेंस में एपिस्ट्रॉफी एस मतलब लगा के पोजीशन नहीं दिखाया था। तो आपको क्या बोलना पड़ता, बहुत ही बेतुका सेंस आता, कोई सेंस नहीं होता। वह प्रूव नहीं किया, सहमति नहीं जताई अपने बेटे उठाने पे फालतू क्वेश्चन, उठाने पे फालतू क्वेश्चन। अब अपने बेटे के उठाने पर फालतू क्वेश्चन सही है, लेकिन अपने बेटे उठाने पर फालतू क्वेश्चन नहीं सही है। तो यहाँ पे इस पे पोजीशन किसका दिखाना था, सन का। तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज होना आवश्यक था, ठीक है। अब देखिए, ये था लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत कर लिया है, हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत कर लिया। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करने की इच्छा है, अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, द मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम की एक बुक आती है, आप उस बुक को खरीदिए। उस बुक से हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। द मिरर ऑफ कॉमन एरर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एमबी पब्लिकेशन अभी मत प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन जब आप जाएंगे सॉल्व करने तो उसमें मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि वो पेपर होता है ना, तो वो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल एमबी पब्लिकेशन यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ कोचिंग सेंटर्स का हब है, तो वहाँ पे किसी भी लड़के से कोचिंग का सीट मांगिए और उससे सॉल्व कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ये समझाया कीजिए, नहीं। अब आप खुद तो देखिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है। आप कहाँ पे हैं मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद, ये अब आपको देखना है। आप एक बार आजमाओ, आपको खुद दिखेगा कि हाँ यार वाकई में सर के पढ़ाने से मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। आप अब किसी भी एग्जाम, किसी भी कोचिंग का सीट उठाइए और उस क्वेश्चन को, नाउन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व होगा। कहीं कहीं वर्ड की टेक्निकलिटीज आएगी, जो मैंने अभी बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, 2-3 क्वेश्चन में बताया है, वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊँगा, 101% बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल से हम लोग पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। लेकिन जाते जाते उससे पहले हम एक चार्ट बनवा रहे हैं, उस चार्ट को बना लीजिए, ठीक है। एक चार्ट बनवा रहा हूँ, उस चार्ट को बना लीजिएगा। चार्ट है ये, इस चार्ट को आप बना लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, पर्सन, फिर उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद जेंडर, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। या फिर मैं इसकी पीडीएफ ये मैं बना के आप लोगों को एक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उस चार्ट को आप लोग, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप उस चार्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस चार्ट को थोड़ा अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको लिखने से कई फ़ायदे होंगे, मैं आपको वो फ़ायदा अभी जब प्रोनाउन पढ़ाऊँगा तो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और उस पर ही आपको ये चार्ट मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल से हम लोग देखेंगे प्रोनाउन, और आज नाउन समाप्त। आज नाउन का द एंड हो गया। अब आप खुद को आजमाइए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। रिवाइज आपको करना है, रिवीजन आपको करना है। आप क्या करोगे उस नाउन के नोट्स के साथ, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। पढ़ाना मेरा काम था, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।